इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आज क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट। और ये हमारी क्लास 11th की सबसे पहली वीडियो है और चैप्टर 1 है क्योंकि तो चैप्टर 1 का जो 1.1 इंट्रोडक्शन वीडियो है वो हम इसमें कवर करेंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम इस वीडियो में एक्चुअल में टॉपिक हमारे जो रहेंगे डिस्कस करने के वो क्या क्या रहेंगे। बहुत ही ध्यान से सुनना है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है और क्योंकि आप अभी अभी क्लास 10 से क्लास 11th में आए हैं तो थोड़ा मैं अभी स्टार्टिंग में स्पीड थोड़ी सी स्लो रखता हूँ, ठीक है। धीरे धीरे जैसे आप क्लास 11 के कंसेप्ट फॉर्मूले थोड़ा सा समझने लगेंगे ना, फिर थोड़ी थोड़ी हम स्पीड को तेज करते चले जाएंगे। तो इस इंट्रोडक्शन वीडियो में पहली वीडियो जो हम बना रहे हैं क्लास 11 की चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 इंट्रोडक्शन, 1.1 का इंट्रोडक्शन। और ये 1.1 इंट्रोडक्शन तो है ही, एक्चुअल में पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन होगा। मतलब हम बाकी की जो एक्सरसाइज होंगी 1.2 3 4 5 सबके अलग अलग इंट्रोडक्शन भी बनाएंगे, मगर सेट को समझने के लिए सबसे जो बेसिक है वो यही वीडियो रहने वाली है। और जो ये सेट है ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि ये अगले चैप्टर में, अगला चैप्टर आपका आएगा रिलेशन एंड फंक्शन, फिर एक चैप्टर हमारा आएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, फिर लास्ट में आएगा प्रोबेबिलिटी, फिर क्लास 12th में आएगा रिलेशन फंक्शन, दोबारा से आएगा क्लास 12th में, फिर जाके आगे जाके आएगा प्रोबेबिलिटी। तो कई जगह ये चैप्टर यूज होता है, कई जगह, ठीक। तो बहुत ध्यान से इसको समझना है। तो इस वीडियो में हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ सेट के बारे में। उसको समझेंगे कि डेफिनेशन ऑफ सेट क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ सेट। उसके बाद हम समझेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। और उसके बाद हम समझेंगे सम इंपॉर्टेंट सेट, सम इंपॉर्टेंट सेट इन मैथ। मैथ्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सेट हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए, हमेशा याद रखने चाहिए, पता होना चाहिए ये सेट को हम, कि इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और कैसे इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हम इस वीडियो में शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ सेट। तो डेफिनेशन ऑफ सेट में हम शुरू करते हैं डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ सेट। तो भैया सेट क्या है, सेट क्या है, डेफिनेशन क्या है सेट की? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ए वेल डिफाइंड collection of objects, well defined collection of objects, a well defined collection of objects is said to be set, said to be set। तो ये तो होगी सेट की डेफिनेशन, जो अगर आपको लिखनी है, मान लीजिए नोट्स बनाने या फिर लिखने के लिए आप इसको लिखेंगे कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज सेड टू बी सेट, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन इज सेड टू बी of objects is said to be set। डिफाइंड कर लो इसको, a well defined collection of objects is said to be set। अब ये तो होगी डेफिनेशन लिखने के लिए, ठीक। अब इसको समझते हैं ध्यान से कि एक्चुअल में सेट होता क्या है। तो सेट की डेफिनेशन को समझने के लिए हमको सिर्फ सबसे पहले एक वर्ड लिखता हूं मैं यहाँ पर, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड वर्ड का मतलब, वेल डिफाइंड वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपने वेल डिफाइंड वर्ड का मतलब क्या है, वेल डिफाइंड किसे कहते हैं समझ लिया तो समझ जाना आपको सेट की डेफिनेशन समझ में आ गई। तो देखो वेल डिफाइंड वर्ड का मतलब होता है डेफिनेशन, मतलब वेल डिफाइंड मतलब होता है कि डेफिनेशन नॉट चेंज, डेफिनेशन शुड नॉट चेंज, शुड नॉट चेंज, डेफिनेशन शुड नॉट चेंज इंसान टू इंसान। मतलब हर इंसानों के लिए उस चीज की डेफिनेशन अलग अलग ना हो। तो डेफिनेशन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कुछ और चीज डेफिनेशन है, कि दूसरे इंसान के लिए कुछ और डेफिनेशन है उस चीज की, तीसरे के लिए कोई अलग डेफिनेशन है उस चीज की, या उसके मतलब अलग अलग है, मेरे लिए कुछ और मतलब है, दूसरे के लिए कुछ और मतलब है। तो उस चीज को हम वेल डिफाइंड नहीं कहते। वेल डिफाइंड किसे कहते हैं? जो सबके लिए एक हो, हर इंसान के लिए उसकी डेफिनेशन सेम रहे, डेफिनेशन कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए, उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। जैसे कि अगर वेल डिफाइंड मतलब डेफिनेशन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। एक कलेक्शन, मैंने कहा एक कलेक्शन ऑफ
ए कलेक्शन ऑफ टॉप 5 बैट्समैन, ए कलेक्शन ऑफ टॉप 5 बैट्समैन इन इंडिया। ठीक है, क्या कहा हमने? एक कलेक्शन ऑफ टॉप 5 बैट्समैन इन इंडिया। जो इंडिया है उसके जो टॉप 5 बैट्समैन है उनका एक कलेक्शन बनाओ। टॉप 5 बताओ, टॉप 5 कौन कौन से होंगे? तो अगर मैं बनाऊं, मान लो मैं, किसी ने मुझको कहा कि क्वेश्चन का आंसर बताओ टॉप 5 बैट्समैन ऑफ इंडिया, तो मैं बोल लूंगा एक तो हो जाएगा सचिन तेंदुलकर, नंबर 1। दूसरा नंबर मैं बोल देता हूँ वीरेंद्र सहवाग। तीसरा मैं क्या देता हूँ, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, और भैया चौथा मैं क्या देता हूँ, कौन है आजकल, रोहित शर्मा। और पांचवा मैं बोल देता हूँ विराट कोहली। टॉप 5 बैट्समैन इन इंडिया मैंने लिख दिए, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली इन इंडिया। लेकिन क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइन है? क्या ये चीज, क्या जो मैंने बनाया है ना कलेक्शन, ये हर इंसान के लिए सेम है क्या? अगर किसी दूसरे इंसान से किसी से जाकर पूछें आप कि भाई टॉप 5 बैट्समैन इन इंडिया बताओ, तो क्या उनके आंसर यही होंगे? कोई कह देगा नहीं भाई, या आपसे पूछूं, कोई कह देगा सर एक काम करो, इसमें से आप सहवाग को हटाओ, इसकी जगह आप लिखो युवराज सिंह। सहवाग को हटाओ और इसकी जगह पे क्या लिख दो, युवराज सिंह। हो सकता है किसी को युवराज सिंह अच्छा लगता हो, किसी को सहवाग अच्छा ना लगता हो। ठीक, या फिर कोई कह सकता है कि भाई सर आप एक काम करो, ये रोहित शर्मा को तो हटाओ, रोहित शर्मा को हटाओ, इसकी जगह पे आप ले लो शिखर धवन, इसकी जगह पे आप किसको ले लो, शिखर धवन को। ठीक है, तो इसलिए टॉप 5 बैट्समैन इन इंडिया का जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है वो हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है। अगर तुम अपनी क्लास में जो बच्चे बैठे हुए ना, अलग अलग कौन सी जगह पूछोगे कि भाई टॉप 5 बैट्समैन इन इंडिया कौन कौन है, तो सबके आंसर हो सकते हैं ये ना हो, अलग अलग हो। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। तो जो भी चीज इंसान टू इंसान वेरी हो सकती है, चेंज हो सकती है, उसको हम वेल डिफाइंड नहीं कहते। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। मतलब क्या कलेक्शन, कौन सा कलेक्शन? एक कलेक्शन ऑफ टॉप 5 बैट्समैन इन इंडिया, ये जो कलेक्शन है नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। मतलब कि ये सेट नहीं है, नॉट अ सेट। तो टॉप 5 बैट्समैन इन इंडिया को हम कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कह सकते, इसलिए हम इसको सेट भी नहीं कहेंगे। सेट हम किसको कहते हैं? जो चीज वेल डिफाइन होगी। वेल डिफाइन मतलब जो दुनिया के हर इंसान के लिए जिसका आंसर सेम हो, उसे बोलते हैं वेल डिफाइंड। तो मुझे लगता है इस एग्जांपल में आपको समझ में आ गया होगा। या फिर हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। हम कह देते हैं कि मोस्ट 5 डेंजरस एनिमल ऑन अर्थ, मोस्ट 5 डेंजरस एनिमल्स इन ऑन अर्थ। पृथ्वी पर जितने भी, जो भी सबसे खतरनाक 5 जानवर हैं उनका नाम बता दो। 5 खतरनाक जानवर। कोई कह देगा लोयन, मतलब कि शेर। कोई कह देगा हाथी। भाई मैं अपने से बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो डेंजर है, हाथी। अब कोई कह देगा कि चीता, कोई कह देगा भालू, कोई कह देगा, क्या कह देगा भाई, और कौन सा जानवर रह गया, बंदर। बंदर छोड़ो, शेर, हाथी, चीता, भालू, और क्या लिख दूंगा उसके अंदर, जैसे गेंडा। तो ये 5 दुनिया के अर्थ के सबसे 5 खतरनाक जानवर है मेरे हिसाब से। लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी को हाथी से डर ना लगता हो और उसको डर लगता हो छिपकली से, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो मतलब टॉप 5, अच्छा जैसे शेर है, हम सबको शेर से डर लगता है, लेकिन जो सर्कस में जो शेर होते हैं, जो उन शेर का वो होता है ना, जो डंडा लेके उनको ऐसे करके कुर्सी पे बैठा देता है एकदम से, उसको तो शेर से डर नहीं लगता। तो मतलब टॉप 5, सॉरी, मोस्ट 5 डेंजरस एनिमल्स का जो सेट है वो भी वेल डिफाइंड नहीं है। क्योंकि हो सकता है किससे डर लग रहा है, किसी को किससे डर लग रहा है। तो इसलिए टॉप 5 मोस्ट 5 डेंजर्स ऑफ एनिमल का सेट भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। मतलब ये भी सेट नहीं है, क्योंकि इसका आंसर भी अलग अलग इंसानों के लिए अलग अलग होगा। तो पहले मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुमको वेल डिफाइंड वर्ड का मतलब। वेल डिफाइंड मतलब जो चीज हमेशा सेम हो, इक्वल हो हर चीज के लिए, चाहे उसका आंसर आप पूछें, चाहे उसका आंसर आज से 50 साल पहले पूछते, चाहे आज से 50 साल बाद पूछें, चाहे इस शहर में पूछे किसी इंसान से, किसी दूसरे शहर में पूछें, चाहे किसी दूसरी कंट्री में पूछें, जिसका आंसर हमेशा और हर इंसान के लिए एक ही रहेगा, उसको बोलेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन। और ऐसी चीज को बोलेंगे हम सेट। तो इस तरह की चीजें जो अलग अलग हो सकती हैं। चलो हमने कहा कि
इंडिया की टॉप 5 हिंदी मूवीज के नाम बताओ। टॉप 5 हिंदी मूवीज के नाम। तो टॉप 5 हिंदी मूवीज के नाम। तो इस अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये भी सेट नहीं है, ये भी सेट नहीं होगा, क्योंकि टॉप 5 हिंदी मूवीज का कलेक्शन भी हर लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी को लव स्टोरी पसंद है, किसी को एक्शन मूवीज पसंद है, किसी को साउथ की मूवीज पसंद है, किसी को बायोग्राफीज मूवी पसंद है, तो ये भी किसी को स्पोर्ट्स के ऊपर बनी हुई मूवी पसंद है। तो टॉप 5 हिंदी मूवीज का जो हम कलेक्शन अगर बनाएंगे तो वो भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये सब चीजें इंसान टू इंसान चेंज होती रहती हैं। तो पहले मैंने आपको बताया कि वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब। अब हम आते हैं जो चीज अभी मैंने एग्जांपल लिए हैं जो वेल डिफाइंड नहीं है, अब मैं लूंगा जो एग्जांपल उनके जो वेल डिफाइंड हैं। तो मतलब जो वेल डिफाइंड नहीं होती है वो मैंने समझा दिया है, तो इनको हम सेट भी नहीं कहते। जो वेल डिफाइंड नहीं होगा वो सेट भी नहीं होगा, जो वेल डिफाइंड होगा वो सेट होगा। तो इसको नोट करो। अब हम समझाएंगे आपको वेल डिफाइंड चीजें कौन कौन सी होती है और उन्हीं को हम फिर सेट बोलेंगे। ठीक, तुरंत नोट करेंगे इसको। अब देखते हैं उन उन कलेक्शंस को जो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड मतलब हर इंसान के लिए और हर टाइम पर कभी भी आप उनका आंसर पता करेंगे तो सेम ही रहेगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर मैं कहूं फर्स्ट 10 ओड नंबर्स, फर्स्ट 10 ओड नंबर्स। अब मुझे बता दो फर्स्ट 10 ओड नंबर का जो कलेक्शन होगा क्या वो यही होगा? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक और रह गया 19। तो ये जो मैंने बनाया ना फर्स्ट 10 ओड नंबर्स का कलेक्शन, क्या ये हर इंसान के लिए सेम है? इसका आंसर हम कभी पूछे किसी से जाके, यहाँ पर आप अपने पड़ोस से पूछो, मैं अपने पड़ोस से पूछ रहा हूँ, या फिर किसी और शहर में किसी और देश में जाके पूछते हैं, तो फर्स्ट 10 ओड नंबर तो यही रहेंगे। चाहे कभी भी पूछे ना, किसी भी टाइम, आज से पहले पूछते, आज के बाद पूछोगे, ये चीज कभी चेंज नहीं होने वाली। तो इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो ऐसी चीजों को हम सेट बोलते हैं, ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? सेट। या हम ये कहें कि इंडिया, कैसे लिखता हूं मैं, ऑल प्राइम मिनिस्टर्स, बस शॉर्ट में लिख देता हूं, ऑल प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। आज तक इंडिया में जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनकी लिस्ट बना हुआ है। तो क्या ये लिस्ट बन सकती है? सन 1947 से लेकर जब से देश आजाद हुआ है और आज 2024 तक जितने प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं उन सबकी लिस्ट आराम से बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आपको हिस्ट्री की बुक में या फिर नेट में मिल जाएगा आजकल। तो हम उन सभी प्राइम मिनिस्टर्स के नाम जो इंडिया में सन 1947 से लेकर आज तक रहे हैं, उन सभी प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट एक बन सकती है। तो क्या ये लिस्ट हर इंसान के लिए अलग अलग होगी क्या? अगर इसका आंसर मैं किसी और से पूछता हूं जाके, फिर कल को किसी और से पूछता हूं जाके, परसों को किसी और से पूछता हूं जाके, तो क्या ये आंसर अलग होगा? नहीं, ये आंसर सेम होगा। तो इस तरह के सेट को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। इस तरह के सेट को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो इस तरह की चीजें, तो जो फर्स्ट ओड नंबर हो गए, या फिर फर्स्ट क्या कहते हैं, ओड नंबर ले लो, इवन ले लो, प्राइम ले लो, या इस तरह की चीजें, ऑल प्राइम मिनिस्टर इंडिया या फिर ऑल प्रेसिडेंट अब से पहले के जितने भी हैं, तो इस तरह की चीजों को हम क्या कह सकते हैं? सेट। अब मान लो एक एग्जांपल में ले लेता हूं, आपकी क्लास में, मान लो आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं मान लो, और हम कहें कि आप अपनी क्लास के एक क्लास का एक वो सेट बनाओ जिन बच्चों के नाम ए से स्टार्ट होते हो, आकाश, अंकुर, अमित, ठीक है, और वही क्या हो गया, आकाश, अंकुर, अमित, तो जितने बच्चे ए नाम वाले हैं उन सबके सेट बन सकता है ना? तो आपकी क्लास के हर बच्चे के लिए ये एक वेल डिफाइंड सेट है। आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, अगर मैं 40 के 40 बच्चों को ये सेट बनाने के लिए दूं तो हर बच्चा सेम ही सेट बनाएगा अपनी क्लास को देखते हुए, ठीक है। तो इस तरह के कलेक्शन को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज सेड टू बी सेट। तो सेट की डेफिनेशन मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह समझ में अब आ गई होगी। तो डेफिनेशन मैंने आपको लिखा दी थी, डेफिनेशन ऑफ सेट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जांपल्स में आप ये वाला नोट कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट 10 ओड नंबर्स ये रहे, या ऑल प्राइम मिनिस्टर इंडिया तक के जितने भी रहे वो लिख सकते हैं, या फर्स्ट 5 इवन नंबर, या फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, जो भी मान चाहो लिख सकते हो। तो इस तरह के सेट, इस तरह कलेक्शन को हम बोल लेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज सेट टू बी सेट। तो हमारी एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल में क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे कि उसमें हमको ये क्या कहते हैं कि चेक करने के लिए आएगा कुछ कलेक्शन दिए हुए होंगे और कहेगा कि बताओ कि ये कलेक्शन सेट है या नहीं। तो हम उन सेट की जो डेफिनेशन उसको पढ़ेंगे और पढ़ के पता लगाएंगे कि वो वेल डिफाइंड है या नहीं। वेल डिफाइंड है तो सेट है, वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं है।
तो सेट की डेफिनेशन, सेट के एग्जांपल मैंने आपको समझा दिए हैं। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसको आप नोट करेंगे तुरंत। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, इनमें से कौन कौन से सेट हैं, कौन कौन से सेट नहीं है। इधर मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं, हमको पढ़ना है और बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इनमें से चारों में से वेल डिफाइंड कौन है तो वो सेट होगा, और जो वेल डिफाइंड नहीं है वो सेट नहीं होगा। उसके बाद हम चलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक पर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पर। तो बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ द बेस्ट मैथ्स बुक। सबसे अच्छी जो गणित की किताबें हैं, कलेक्शन ऑफ बेस्ट मैथ्स बुक, उनका एक क्वेश्चन बनाओ। तो बताओ सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट मैथ्स की बुक कौन कौन सी होती है। कोई कहेगा जी एनसीईआरटी अच्छी है, कोई कहेगा आर डी शर्मा अच्छी है, कोई कहेगा आर अग्रवाल अच्छी है, कोई कहेगा जी आर बाटला की अच्छी है, कोई कहेगा रचना सागर अच्छी है। तो दुनिया भर के पब्लिशर हैं, दुनिया भर के राइटर्स हैं, तो हो सकता है किसी को कौन सी बुक अच्छी लगती है, किसी को कौन सी बुक अच्छी लगती है। तो ये क्वेश्चन वेल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि बुक्स, जिसको कौन सी बुक पसंद आ रही है ये उस बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसको हम वेल डिफाइंड नहीं कहते। कोई कहेगा सर ये अच्छी है, कोई कहेगा नहीं ये अच्छी है, तो ये चीज वेल डिफाइंड नहीं रही, ठीक। तो इसका मतलब कलेक्शन ऑफ मैथ बुक, ये जो कलेक्शन है ये क्या होगा, नॉट वेल डिफाइंड। और क्योंकि ये नॉट वेल डिफाइंड है, तो इसको हम दैट इज क्या कह सकते हैं, नॉट अ सेट, नॉट ए सेट, ये सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ बेस्ट मैथ्स बुक वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये चीज सबके लिए अलग अलग हो सकती है, तो इसको हम सेट नहीं कहेंगे। प्राइम नंबर लेस देन 7, 7 से छोटे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर पता है ना, जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं। तो प्राइम नंबर लेस देन 7 कौन कौन से होते हैं, 7 से कम प्राइम नंबर 2 होता है, तो एक 3 और एक 5, ये तीनों होते हैं प्राइम नंबर लेस देन 7। प्राइम नंबर लेस देन 7, और इसका आंसर कभी चेंज हो सकता है क्या, प्राइम नंबर लेस देन 7 सभी के लिए यही रहेंगे हमेशा, 2 3 5, चाहे आप कभी भी पूछो, किसी से भी पूछो। तो ये क्वेश्चन कैसा हुआ, वेल डिफाइंड। तो यस दिस इज ए सेट, ये सेट होगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² - 4, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे ना, तो इसके फैक्टर्स होके आएंगे x+2 x-2, और क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो उसके 2 रूट होंगे। f इज इक्वल टू कितना होगा इसका रूट, -2 और +2। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, उन सॉल्यूशन का जो सेट बना वो क्या बना, -2 और +2। तो ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है, क्योंकि किसी से भी आप इस इक्वेशन को सोल्व कराओ, इसका सॉल्यूशन हमेशा यही निकल के आएगा। ऐसा है क्या कि कभी इसको मैं अगर किसी से सोल्व कराऊं तो इसका आंसर किसी का 4 और 17 आ जाएगा, नहीं, इसका आंसर यही आएगा हमेशा, ठीक है, ठीक आंसर जो होगा। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² - 4 इज आल्सो वेल डिफाइंड, सो इट इज ए सेट। तो क्योंकि ये भी वेल डिफाइंड है, कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा यही रहेगा, तो ये भी क्या होगा, सेट। बेस्ट स्कूल इन योर सिटी, आपके शहर के सबसे बेस्ट 5 स्कूल, बेस्ट 5 स्कूल इन योर सिटी, आपके शहर के 5 अच्छे स्कूल। अब शहर में तो स्कूल होते हैं हजारों, शहर में तो बहुत सारे स्कूल होते हैं ना। अब मैंने लिख दिया भाई मेरे शहर के हिसाब से, एक तो स्कूल ए अच्छा है, एक स्कूल बी अच्छा है, एक स्कूल सी अच्छा है, एक स्कूल डी अच्छा है, एक स्कूल ई अच्छा है। ये मैंने बताया है अपने हिसाब से। अब मैं ही अपने शहर में एक दूसरे इंसान से पूछता हूँ कि भाई आप हमारे शहर में 5 अच्छे स्कूल कौन कौन से हैं, तो क्या जरूरी है कि वो भी ये आंसर देगा, क्योंकि स्कूल का अच्छा होना कई बातों पर डिपेंड करता है। हो सकता है किसी को क्या कहते हैं स्पोर्ट्स में ज्यादा दिलचस्पी हो, तो वो उस स्कूल में जाना पसंद करे जहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती रहती हो, जो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हो, जहाँ पर स्पोर्ट्स क्रिकेट या फिर कोई भी खेल ले लो, उसको मतलब उसके कैंप वगैरह हो, उसकी टीचर्स वहाँ पे हो, खेल में आगे जाने के कोई स्कोप हो, तो वो उससे तो वो स्कूल अच्छा है। वो सबसे बड़ी बात होती है फीस अफोर्डेबल होनी चाहिए। क्या पता जो मैंने लिखे हैं वो मैंने महंगी फीस, स्कूल की फीस तो कम भी होती है ज्यादा भी होती है, फीस अफोर्डेबल होनी चाहिए। क्या पता किसी को फीस ज्यादा लग रही है, कम लग रही है किसी स्कूल की, तो वो उसमें जाएगा। कुछ स्कूल में होता है कि एक्टिविटी 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 ज्यादा होती रहती है, तो अगर किसी को एक्टिविटी करने का शौक है तो वो स्कूल में जाएगा जहाँ एक्टिविटी ज्यादा होती है। किसी को एक्टिविटी पसंद नहीं है करनी, केवल पढ़ना पढ़ना है, तो वो उस स्कूल में जाएगा जहाँ पर एक्टिविटी ना होती है। तो इस तरह से अच्छा डिस्टेंस भी देखते हैं अपने घर से कि भाई मेरे घर से मुझे बहुत दूर पड़ेगा, मेरा बेकार है, मैंने जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो किसी ट्रांसपोर्ट सुविधा अच्छी नहीं है, किसी ट्रांसपोर्ट है ही नहीं है, तो कई बातों को देखकर स्कूल को हम चूज करते हैं। तो मैंने तो अपने किसी भी से बताया कि भाई ये 5 स्कूल इसलिए अच्छे हैं, क्या पता किसी दूसरे के लिए इनसे कोई एक स्कूल खराब हो जाए, वो कहेगा नहीं भाई स्कूल वो वाला अच्छा है, इसमें बी को हटाओ, इसमें लिखो स्कूल टी, टी स्कूल अच्छा है। तो स्कूल उसका अच्छा होना हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। तो ये कलेक्शन भी वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी सेट नहीं है, नॉट ए सेट, ये भी सेट नहीं होगा।
तो इसका मतलब मुझे अब पूरी उम्मीद हो गई है कि आपको सेट क्या होता है, यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, समझ में आ गया होगा। जो चीज सबके लिए सेम है और हमेशा सेम है वो वेल डिफाइन होगी, मतलब कि सेट होगी। और जो चेंज होती रहती है इंसान से लेकर हर इंसानों के लिए अलग अलग हो सकती है, उनको हम सेट नहीं बोलेंगे, मतलब कि उनको हम वेल डिफाइन नहीं बोलेंगे। और जब वेल डिफाइन नहीं बोलेंगे तो वो सेट नहीं होगा। ठीक, अब इसको तुरंत नोट करेंगे और हम देखते हैं अगला टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। और इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। कई बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में। कई बच्चे गलती कर देते हैं पता होते हुए भी, उनको पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं जब भी करके आते हैं। मैं बताता हूँ, अभी पहले समझते हैं ध्यान से। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन, नेक्स्ट हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। किसी सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। किसी सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो हमने कहा ए इज इक्वल टू सेट ऑफ, हमने कहा ए इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर, फर्स्ट 5 इवन नंबर। अभी ए हटाओ, हमने कहा सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर। ठीक, देखो सेट को लिखने की होती है 3 लैंग्वेज। सेट को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है भाई, जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं, हम उसी बात को ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में बोल सकते हैं। तो ऐसे ही सेट को लिखने के 3 तरीके होते हैं, जिनमें से पहला तरीका तो ये लिखा हुआ है आपके सामने, सिंपल लैंग्वेज में सेट ऑफ 5 फर्स्ट 5 इवन नंबर। मतलब मुझे आपको बताना है कि एक सेट लिखो, तो मैं आपको इस तरह कह सकता हूँ कि भाई एक सेट लिखो, क्या, सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर। ठीक, अब इसी चीज को अगर हम ऐसे ना लिख के और ऐसे कह दें, इसको हम अगर हम ऐसे कह दें फर्स्ट 5 इवन नंबर तो लिखना है, फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर लिखो, इसको इवन नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर, क्योंकि इवन नंबर ना नेगेटिव वाले भी होते हैं, जीरो भी होता है। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि इवन नंबर सिर्फ यही होते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हर वो नंबर जो 2 से डिवाइड है, हर वो नंबर जो 2 से डिवाइड है इवन होता है। तो मतलब कहने का क्या हुआ, जीरो भी और नेगेटिव भी इवन होते हैं। तो सिर्फ ये लिखना गलत रहेगा कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर, तो पहले 5 इवन नंबर तो कोई भी नहीं होंगे फिर तो। लेकिन अगर हम कहते हैं फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर, तो हम बात को यहां से शुरू करेंगे। ठीक, ठीक है, तो वैसे ये बात इस टॉपिक से अलग हो गई। फिर मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर अगर हम कहेंगे तो ही हम 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर हम कहते हैं फर्स्ट 5 इवन नंबर, तो फर्स्ट 5 इवन नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। कौन से मानोगे आप फर्स्ट 5 इवन नंबर, बताओ। आप जहां तक कहोगे मैं कहूंगा भैया आप -8 भी है, आप -8 से कहोगे मैं कहूंगा -10 -12 कहाँ जाएंगे फिर। तो फर्स्ट 5 इवन नंबर, ये सेंटेंस गलत है अपने आप में। फर्स्ट 5 बोलो पूरी बात, इवन नेचुरल नंबर या फिर फर्स्ट 5 इवन नेगेटिव नंबर या फिर लेस देन इतना, जीरो से लेस देन, तब बात अलग होगी। तो है, तो फिलहाल हम बात करते हैं फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर, तो जब मुझको आपको फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर बताने हैं, तो एक तो ये वाली बातों की लिखने की, एक मैं इस बात को ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, 2 4 6 8 और 10, फर्स्ट 5 इवन नंबर। इस कहानी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब सेट को जब हम लिखते हैं, चाहे हम उसको किसी भी फॉर्म में लिखें, चाहे हम उसको ऐसे लिखें लैंग्वेज में लिखें, ठीक है, चाहे हम इसको इस तरह कॉमा लगा लगा के बाकायदा नंबर्स में लिख दें, तो सेट का ना एक सिस्टम है कि उस सेट को हमेशा कर्ली ब्रेसिस में लिखना होता है। कर्ली ब्रेसिस, कर्ली ब्रैकेट मतलब जानता ना, कर्ली ब्रैकेट ये होता है लाइन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं विनकुलम। ये होता है स्मॉल ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस, पता है ना। ये होता है कर्ली ब्रेसिस, यानी कि कुछ लोग बोलते हैं बीच वाला ब्रैकेट। और ये होता है बड़ा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक, तो सेट को हमेशा जब भी आप लिखोगे तो कर्ली ब्रैकेट में ही लिखना है, एक बात तो ये ध्यान रहे। जब लैंग्वेज लिखी होगी तब नहीं लिखना, जब आपने सेट को एक लैंग्वेज में लिखा है तब तो लैंग्वेज लिखना है। लेकिन जब हम सेट को इस तरह लिखेंगे, अच्छा इसको मैं बताता हूं, इसको बोलते हैं रोस्टर 4, रोस्टर 4। सेट को अगर हमने इस तरह लिखा है कॉमा लगा लगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टर 4 और टेबुलर 4, टेबुलर 4। अगर तुम सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं या हम सेट को टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो उसको हम बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ सकते, नहीं। हम ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, नहीं, हम ये ब्रैकेट भी नहीं लगाएंगे,
नहीं, सिर्फ और सिर्फ कर्ली ब्रैकेट का यूज करना है, ये तरीका है लिखने का। अगर आपने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया तो क्वेश्चन आपका कट सकता है और नंबर भी कटेंगे पक्का। तो कर्ली ब्रेसेस ही लगाना है। कुछ लोगों को क्या बोलो, कुछ बच्चों को ब्रैकेट बनाने में प्रॉब्लम आती है वाली, लेकिन बनाएंगे तो बनाने आ जाएगा, कोई दिक्कत, क्योंकि हमको बनाना ही पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट ही यूज किया जाता है सेट के लिए। सेट के लिए कर्ली ब्रैकेट ही यूज किया जाता है। अभी जैसे ही हम इस चैप्टर में आगे आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको इन तीनों ब्रैकेट का मतलब समझ में आएगा, इन दोनों ब्रैकेट का अंतर समझ में आएगा, इन दोनों ब्रैकेट की इंपोर्टेंस समझ में आएगी। अभी हम बताएंगे आपको चैप्टर की, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इन तीनों ब्रैकेट्स का अपना अपना एक मतलब है। फिर आपको आपको लगेगा कि अगर मैंने 1 2 लिख दिया, या मैंने यहाँ 1 2 लिख दिया, यहाँ मैंने यहाँ 1 2 लिख दिया, तो इन तीनों बातों के मतलब बहुत अलग है, एक दूसरे से बहुत अलग है। ये कुछ और चीज को शो कर रहा है, ये किसी और चीज को शो कर रहा है, ये किसी और चीज को शो कर रहा है। जब पहुंचेंगे तब बताएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं केवल सेट की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेट को लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट। और सेट का एक नाम रखते हैं, अंग्रेजी का लेटर, कैपिटल लेटर, ए बी सी डी एक्स वाई जेड एनीथिंग, कुछ भी। तो फिलहाल मैंने ले लिया कि ए एक सेट है, ए एक क्या है, सेट है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर। तो ये तो लिखा था सिंपल लैंग्वेज में, और ये लिखा हुआ था हमारा रोस्टर फॉर्म में, 2 4 6 8 10। तो याद रखना है कि सेट को लिखते समय कर्ली ब्रेसेस यूज करने हैं, सेट का एक नाम भी रखना है, और जो नाम होगा वो इंग्लिश का कैपिटल लेटर होगा, ए से लेकर जेड तक, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो, और उनको सेपरेट करना है कोमा से। सेट को कोमा जरूर लगाना है, कोमा के बिना गलत माना जाएगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि लिख दीजिए हमने तो 2 4 6 8 10, ये गलत है, कोमा लगाना है, ब्रैकेट भी ये वाला लगाना है, ठीक। अब आते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। रिप्रेजेंटेशन सेट में भी बात पूरी नहीं हुई है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके हैं सेट को लिखने के, अभी जो 2 ही हुए हैं, एक लैंग्वेज वाला, एक हो गया रोस्टर फॉर्म। अच्छा, अब एक बात, जो ये लिखे हुए हैं ना, इस सेट के अंदर 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, इसके अंदर 6 लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सेट। ये सेट के एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट, इनको बोलते हैं सेट के एलिमेंट, या या बोलते हैं मेंबर ऑफ सेट, मेंबर्स। एलिमेंट्स कह दो, मेंबर्स कह दो, या फिर ऑब्जेक्ट्स कह दो, ठीक। तो जैसे कि इस सेट के मेंबर कौन कौन है, 2 4 6 8 10, या इस सेट के हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कौन कौन है, 2 4 6 8 10। तो ये इस सेट ए के एलिमेंट्स हैं। सेट ए, ये पूरा एक सेट है अपने आप में ए, इसके एलिमेंट्स कौन कौन है, 2 4 6 8 और 10, ये इसके 5 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स कह सकते हैं, मेंबर्स कह सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। तो अब एलिमेंट्स ऑफ सेट के बाद, एलिमेंट्स समझ में आ गया ना, एलिमेंट्स ऑफ सेट के बाद चलते हैं तीसरी फॉर्म पे, सेट को लिखने की तीसरी फॉर्म, सेट को लिखने की तीसरी फॉर्म। तो एक तो होगी सिंपल, इसका कोई नाम नहीं है वैसे, इस फॉर्म का कोई स्पेशल नाम नहीं होता, बस मैंने बता रहा हूँ कि लैंग्वेज में लिख दिया, सिंपल सिंपल। ये होती है रोस्टर फॉर्म, और दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, समझनी पड़ेगी आपको, सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आएंगे, हमको क्वेश्चन दिया हुआ होगा रोस्टर फॉर्म में, और कहेगा कि कन्वर्ट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, कि इस सेट को सेट बिल्डर में लिखो, या उल्टा आएगा, क्वेश्चन लिखा आएगा सेट बिल्डर में और कहेगा कि इसको रोस्टर में लिखो, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। अब सेट बिल्डर में क्या करना है, नाम तो सेट का वही रहेगा। सेट बिल्डर में लिखने का एक तरीका होता है, सबसे पहले आपको एक्स लिखना है, और ये 2 डॉट लगाने हैं, एक्स और ये दो डॉट, इन 2 डॉट को पढ़ते हैं हम सच दैट, SUCH, सच दैट, सच दैट। और इसका जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है ऐसा है कि, ऐसा है कि, सच क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसा है कि। तो इस डॉट को क्या पढ़ना है, डबल डॉट को आपको पढ़ना है, रेशो नहीं पढ़ना है इसको, सच दैट पढ़ना है, एट सच दैट। और एक्चुअल में बात क्या है कि सेट बिल्डर फॉर्मूला जब हम लोग लिखते हैं ना, तो उसमें एक्स सच दैट तो आएगा आएगा। अब हमने क्या किया, जो ये एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को हमने एक्स मान लिया कि ये एक्स है, ये भी, ये सब एक्स हैं। तो अच्छा, ये जो एक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, आपको इनकी क्वालिटी ढूंढनी है, इनमें क्या खास बात है इन एक्स में, इनमें क्या एक क्या पैटर्न है, क्या चीज फॉलो कर रहे हैं, ये सब इवन नंबर है। तो ऐसे लिखते हैं एक्स सच दैट, एक्स ऐसा है कि, सच दैट मतलब ऐसा है कि, एक्स ऐसा है कि एक्स इज एन इवन नंबर। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम चीजों को इस तरह लिखते हैं, इवन नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। कर्ली ब्रैकेट लगेगा यहाँ भी, जो लैंग्वेज लिखी है वहां पर ही लगेगा, रोस्टर फॉर्म में भी लगता है और सेट बिल्डर फॉर्म में भी लगता है। एक्स ऐसा है कि एक्स इज एन इवन नंबर। अब अगर हमने ब्रैकेट को यही बंद कर दिया और उसको यही छोड़ दिया, तो ये बात अभी पूरी नहीं हुई, ये बात अभी अधूरी है, क्योंकि
x such that x is an even number। तो हमने कहा है कि x ऐसा है कि x एक इवन नंबर है, मतलब 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, और पता नहीं कितने हैं आगे तक के होते हैं ना इवन नंबर। तो क्योंकि यहाँ तो केवल 10 तक के ही है ना, यहाँ तो केवल 10 तक के है ना, तो x such that x is an even नेचुरल, तो रह गया था वर्ड इवन नेचुरल नंबर। तो बात को पूरी करनी पड़ेगी मेरे को, लेस देन x such that x such that x is an even number, even natural number, and x less than and equal to 10, x less than और equal to 10। अब ये बात पूरी हो जाती है, क्योंकि लेस देन मतलब 10 से छोटे हैं और इक्वल टू 10 भी है, नेचुरल मतलब जीरो नहीं आएगी। तो x such that x is an even natural number, ये जो है ये x such that x is an even natural number, और x के साथ साथ लेस देन इक्वल टू 10 है। अगर हम ये बात नहीं लिखते हैं ये वाली, तो तब तो ये पूरे के पूरे इनफाइनाइट बन जाएंगे जाके आगे तक के। तो क्योंकि हमको पूरी तरह इसको लिखना है, तो इस मतलब यहाँ पे आपको वो लाइन लिखनी है, जरूरी नहीं है कि ये सबका सेम होगा। इसको हम बोलेंगे तो क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। लिख देता हूं मैं इसको हम लोग बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलेंगे इसको हम, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स है, थोड़ी सी टाइम लगेगा आपको इसको सीखने में। एक्स सच दैट एक्स ऐसा है कि एक्स एक इवन नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है, और 10 या फिर 10 से छोटा है। ठीक, तो ये तीन तरीके होते हैं किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के। एक सिंपल लैंग्वेज हो गई, फिर उसको हमने बनाया रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म में, और फिर उसको हमने बनाया क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक, तो तरीके तो ये तीन ही है, लेकिन मैं आपको एक बात अभी कल से दूर करना चाहूंगा आपका, कि जो ये सेट बिल्डर फॉर्म है ना, इसको भी हम कई कई अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सेट बिल्डर फॉर्म में हमारी लैंग्वेज यही रहनी चाहिए। सेट बिल्डर फॉर्म हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है। हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे साइड में, हमारे क्वेश्चन हमारी आंसर बुक के आंसर शीट से अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस बात को ऐसे लिख दूं, एक्स सच दैट एक्स सच दैट कैसा है, एक्स इज फर्स्ट फाइव इवन नेचुरल नंबर, तो भी कोई गलती नहीं है। फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर। अब भी बात वही है, x क्या है, x जो है वो पहले 5 इवन नंबर है। तो ये भी इस सेट की सेट बिल्डर फॉर्म है। दोनों बातें एक ही चीज को इंडिकेट कर रही है। तीसरा, इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, और x लेस देन 11। अब भी कोई बुराई नहीं है। अब भी बात वही है ना कि x एग्जैक्टस क्या है, इवन नेचुरल नंबर है और 11 से छोटे हैं, तब भी बात वही पहुंचेगी जाके। या ऐसे लिख दो, या ऐसे लिख दो, कैसे कि x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, जहां पे x क्या है, देखो ध्यान से, x 2 और 10 के बीच में है, और उनके खुद के इक्वल भी है, 2 और 10 के इक्वल भी है और बीच में भी है, तो भी बात वही पहुंचेगी जाके। तो देखो सेट, ये सभी सेट बिल्डर फॉर्म है इसी सेट की। देखो रोस्टर फॉर्म तो यही होगी, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा सा लैंग्वेज में आपका फर्क आ सकता है। इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अलग अलग बातें आंसर आ सकते हैं, लेकिन इन सबके मीनिंग वही होने चाहिए। ठीक, इनको बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा इस सेट के बारे में। जैसे मैंने आपको इनमें थोड़ा सा वेरिएशन दिखाया ना अलग अलग, ये ऐसा हो सकता है। रोस्टर फॉर्म भी अलग हो सकती है, पूछो कैसे, अभी बताते हैं कि एक्चुअल में क्या आएगी। रोस्टर फॉर्म में हम पहला इसको नोट कर लो पूरे, चलो। रोस्टर फॉर्म में क्या है कि जब किसी सेट का रोस्टर फॉर्म लिखा जाता है ना, तो इन नंबर्स के ऑर्डर पर ध्यान देना जरूरी नहीं है, इनका ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। मतलब कैसे, अगर हम किसी से कहें कि फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर लिखने हैं, और किसी ने हमको ये लिख के दिए, तो ये भी सही है, ये भी तो फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर ही है, भले ही आगे पीछे कर दिए। हम रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को आगे पीछे कर सकते हैं, इनका स्थान चेंज कर सकते हैं आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। कोमा जरूर लगाना है, ये भी तो फर्स्ट 5 इवन नंबर ही है या कुछ अलग है, ये भी तो फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर ही है या फिर कुछ अलग है। तो रोस्टर फॉर्म में भी थोड़ी सी चीजें अलग अलग हो सकती हैं। ठीक, अभी मैं आपको एक एग्जांपल और बताना चाहूंगा। ठीक है, ये ठीक है बिल्कुल। मान लो कोई कहता है कि सेट ऑफ बी एक सेट है, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ
सेट ऑफ क्यूब्स, B is equal to set of cubes of first four नेचुरल नंबर। B क्या है? B एक सेट है। B क्या है? B क्या है? B इज द सेट ऑफ क्यूब्स फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर, शुरू के जो चार नेचुरल नंबर है उनका क्यूब। तो B क्या होगा? शुरू के चार नेचुरल नंबर कौन कौन है? 1 2 3 4, तो मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ये चारों क्या है? फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर्स के क्यूब। तो देखो लैंग्वेज को देख के इसको लिखना बहुत इजी होता है, रोस्टर फॉर्म हम जल्दी लिख सकते हैं, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म को भी हम जल्दी लिखेंगे, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आपको पहले ही पता है। तो देखो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, सुनो क्या बताया था, एक्स सच दैट तो लिखना ही है। अब फिर से एक्स लिखो और इनकी एक खास बात ढूंढो, इनमें क्या चीज क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। एक्स सच दैट एक्स ऐसा है, कैसा कि एक्स जो है वो एन क्यूब के इक्वल है। एक्स सच दैट ऐसा है, एक्स ऐसा है, कैसा है कि एक्स एन क्यूब के इक्वल है, और जहां एन, ध्यान से देखना, जहां एन 1 और 4 के बीच में है, बताओ समय टेबल, ये चीज भी यही है। देखो एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन क्यूब, एक्स क्या है? एन का क्यूब, एक्स क्या है? एन का क्यूब, और एन क्या है? 1 और 4 के बीच में और इसके इक्वल। ठीक हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं इसी चीज को, इस वाले को हम अगर चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट, एक्स तो क्या है? एन क्यूब, और एन क्या है? एन इज फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर्स, ऐसे लिख दो। अब भी बात वही है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन क्यूब, और एन क्या है? एन जो है वो फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर्स है। तो ये मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में सेट का नाम कैसे रखना है, अंग्रेजी का कैपिटल लेटर। सेट को लिखने के तीन तरीके, एक लैंग्वेज में, एक रोस्टर फॉर्म में, और उसी की फिर हमने क्या बनाई? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को लिखने के कुछ रूल्स हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में लैंग्वेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो सकता है, रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, कॉमा जरूर लगाना है, कर्ली ब्रैकेट जरूर यूज करना है, ये सब हमने बताई है आपको सेट को लिखने के कुछ तरीके। अब एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में एक कंसेप्ट और बचता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के टॉपिक में एक कंसेप्ट अभी और बाकी है, उसको भी देखते हैं, तब हमारा ये वाला टॉपिक भी पूरा माना जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट, अगला आता है मेरे पास, अगला मेरे पास में क्या आता है, एक नोट करो आप, एक बात नोट करनी है, एक बात नोट करनी है। मैंने कहा आपसे सेट ऑफ लेटर्स, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ मैथमेटिक्स, MATHE, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जितने भी लेटर हैं उन सबका एक सेट बनाओ। हमने क्या कहा? मैथमेटिक्स में जो भी लेटर्स हैं उनका एक सेट बनाना है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स वर्ड के अक्षरों का सेट। तो इस सेट का पहले क्या, अच्छा जब हम तुम्हें कहता है ना कि इस सेट को बना के दिखाओ, अभी जैसे मैं बोल रहा हूं कि सेट ऑफ लेटर्स ऑफ दिस वर्ड, तो मैंने आपको ये बताया कि किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर में लिखना है या फिर सेट बिल्डर में लिखना है। तो फिलहाल तो हमारी इच्छा है, क्वेश्चन जब हम बुक में करेंगे वहां पे बाकायदा लिखा हुआ आएगा कि सेट को किस फॉर्म में लिखना है, तो हम वहीं की बात वहीं करेंगे। फिलहाल हम इसको रोस्टर में लिखते हैं। तो सेट का मैंने नाम रख दिया ए सेट का नाम लिखने के बाद मेरे को बताओ इसमें लेटर्स कौन कौन है। पहले क्या है? सबसे पहले एम, चलो, फिर कौन है? ए, फिर कौन है? टी, फिर कौन है? एच, फिर कौन है? ई, फिर कौन है? एम। अब जो पहले आ गया वो दोबारा नहीं आएगा, एक चीज एक ही बार आती है। ए मतलब ए आ गया, टी मतलब टी आ गया, आई नहीं आया, सी नहीं आया, एस नहीं आया, तो बस काम खत्म, बंद कर दो एस। तो मैथमेटिक्स के जो लेटर्स हैं उनका जो सेट है वो ये है। तो ये नोट मैंने आपको इसलिए लिखवाया था कि ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि सेट को लिखते टाइम सेट के अंदर एक चीज एक ही बार आती है। तो जैसे कि मैथमेटिक्स के स्पेलिंग में कुछ लेटर्स 2-3 बार आ रहे थे, तो उनको लिखना एक ही बार है, क्योंकि क्वेश्चन हमने क्या था, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ मैथमेटिक्स किन किन लेटर से मिलकर बना है, बना तो इन्हीं से ही है ना, चाहे वो रिपीट हुआ है वाली 2-3 बार, बना तो इन्हीं से ही है। किसी ने हमसे कहा वर्ड मिसिसिपी,
मिसिसिपी वर्ड मिसिसिपी के अक्षरों का सेट बनाओ। तो इसको मैंने मान लिया बी, तो क्या बनेगा MIS, आई आ गया, एस आ गया और पी, बस मिसिसिपी वर्ड के जो अक्षर हैं उनका सेट बस ये MISP, क्योंकि हमको ये देखना है कि ये किन किन से मिलकर बना है, बना किन किन से मिलकर है, ये M से, I से, S से, P से। तो कोई भी चीज रिपीट नहीं करनी। हाँ, ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सबसे पहले बात एक पॉइंट ये नोट करेंगे कि एलिमेंट्स इन ए सेट आर नॉट रिपीटेड। एलिमेंट्स इन ए सेट आर नॉट रिपीटेड, किसी भी सेट के एलिमेंट रिपीट नहीं होते। एलिमेंट्स इन ए सेट आर नॉट रिपीटेड। दूसरा आप ये करेंगे, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज इमैटेरियल। order of elements in a set are immaterial। मतलब क्या हुआ कि सेट के जो एलिमेंट्स है उनका ऑर्डर महत्वहीन होता है, उसका कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर को मतलब हम जब चाहे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो नोट लिखवाने थे, इसको तुरंत नोट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब है अगला कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। ये अभी रिप्रेजेंटेशन सेट चल रहा है भाई। कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा, बिलोंग्स टू। ये चीज और समझनी पड़ेगी, तब जाके हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का टॉपिक पूरा माना जाएगा। तो कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू क्या मतलब है? सबसे पहले आपको आपकी जिंदगी में आज एक नया सिंबल आ रहा है। जैसे क्लास 10th में आपके पास दो सिंबल नए आए थे ना, एक थीटा और एक फाई। ठीक है, पाई तो आपके पास 9 शायद 8 में आ गया था। पाई आपकी लाइफ में 8 में या 7 में आता है, मुझे लगता है 8 में आ जाता है वैसे तो। हाँ, थीटा और फाई आपके पास 10th में आए थे। अब आपकी जिंदगी में नया सिंबल आ रहा है, आपकी जिंदगी में एक नया सिंबल आ रहा है, उसको बोलते हैं ये। जैसे ई बनता है ना अंग्रेजी का कैपिटल, ये स्ट्रेट लाइन पे बना है, इसको आप कर्व्स कर दो, कर्व्स। तो ये नया सिंबल आपके पास में आ रहा है, इसको आप पढ़ेंगे एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। और धीरे धीरे आपको फिजिक्स में भी देखेंगे, फिजिक्स में आएगा ये, मुझे लगता है शायद इलेक्ट्रिसिटी में आएगा। हाँ, ऐसे ही एक फॉर्मूला बनता है इसमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट करके, ऐसे करके एक फॉर्मूला बनता है, उसमें भी आएगा फिजिक्स में। तो एप्सिलॉन का मतलब होता है मैथ के अंदर एप्सिलॉन का हम यूज करते हैं बिलोंग्स टू के लिए। मैथ के अंदर अगर ये सिंबल बना हुआ मिल गया कभी भी, आज से याद रखना, हमेशा अब से बनेगा, हमेशा अब से ही हमेशा बनेगा। आज से लेके जब तक आप जिंदगी में मैथ पढ़ोगे तब तक ये बनेगा अब से, ठीक, याद रखें। तो इसको हम लोग, अच्छा नहीं सुनो, इसको हम बोलेंगे तो बिलोंग्स टू, इसका मतलब तो क्या रहेगा मैथ्स के अंदर, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, इसका मतलब तो क्या रहेगा, बिलोंग्स टू। और अगर इसको ऐसे क्रॉस करके लिख दिया, मतलब पहले बना के ऐसे काट के, अरे बन जा यार क्या कर रहा है, ऐसे, तो बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। तो उसको क्या पढ़ेंगे फिर हम, डज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। और उसका नाम क्या है, इसका नाम है एप्सिलॉन, नाम इसका एप्सिलॉन है। ये डिनोट किसको करेगा, बिलोंग्स टू। जैसे थीटा और फाई, नाम थीटा है मगर ये रिप्रेजेंट किसको करता है, हमेशा एक एंगल को, ट्रिग्नोमेट्री में फाई भी एंगल को डिनोट करता है। ऐसे ही एप्सिलॉन मैथ्स के अंदर किसको रिप्रेजेंट करता है, बिलोंग्स टू को। अब क्या मतलब है सुनो, मैंने इसीलिए यहां से अब तक ये नहीं हटाया। मैंने कहा सेट के, मैंने आपको एलिमेंट ऑफ सेट को बता दिया ना, एम इस सेट का एलिमेंट है, किस सेट का, ए का। तो ये एम मैंने कहां से उठाया, यहां से, ये वाला ए है सेट का। एक काम करो, इसको एक्स का नाम रखो, एक्स, सेट एक्स है। सेट क्या है, एक्स, क्योंकि आप इस ए में और इस में कंफ्यूज हो जाओगे, फिर सेट क्या है, एक्स। तो एम क्योंकि सेट एक्स का एलिमेंट है, तो लिखते हैं एम बिलोंग्स टू एक्स, ऐसे लिखते हैं एम बिलोंग्स टू एक्स। क्योंकि ए भी सेट एक्स का एलिमेंट है, तो ए बिलोंग्स टू एक्स, ए बिलोंग्स टू सेट एक्स। टी भी एक्स का एलिमेंट है, तो टी बिलोंग्स टू सेट एक्स। एच भी एक्स का एलिमेंट है, तो एच बिलोंग्स टू सेट एक्स।
ई भी सेट का एलिमेंट है तो ई बिलोंग्स टू सेट एक्स, आई भी इस सेट का एलिमेंट है तो आई बिलोंग्स टू सेट एक्स, सी भी इस सेट का एलिमेंट है तो सी बिलोंग्स टू सेट एक्स, एस भी सेट का एलिमेंट है तो एस बिलोंग्स टू सेट एक्स। तो में आगे बात, तो जो भी सेट के अंदर एलिमेंट है उनको हम इस तरह शो करते हैं कि m बिलोंग्स टू x या फिर i बिलोंग्स टू x। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि क्या r x के अंदर है क्या, r नहीं है ना, तो r डज नॉट बिलोंग्स टू x। w w कहीं लिखा हुआ है क्या उसके अंदर, नहीं लिखा हुआ, तो w डज नॉट बिलोंग्स टू x। तो ये है कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू का। और इसी के साथ हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का टॉपिक भी मुझे लगता है देख लो एक बार, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। इसको भी हम सर्कल कर देते हैं, यही मेरा काम खत्म। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, सम इंपॉर्टेंट सेट इन मैथ्स, जिसकी हमको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है अपने इस चैप्टर में और आने वाली एंटायर बुक में। अब हम एंट्री करते हैं नंबर्स की दुनिया में, क्योंकि नंबर्स की दुनिया का सेट से बहुत बड़ा रिलेशन है, इसके बिना आप सेट नहीं पढ़ सकते, ठीक है। और ये आपको पूरे मैथमेटिक्स में आगे तक काम आएगा, ये भी ध्यान रखना। तो वैसे सब बातें पुरानी क्लासेस की हैं, फिर भी हमें मुझे एक बार बतानी पड़ेगी। तो बात करते हैं सबसे पहले सम इंपॉर्टेंट सेट्स इन मैथ। n इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4, इन सबको बोलते हैं नेचुरल नंबर का सेट, इसको हम n से डिनोट करेंगे। z या फिर i सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। w सेट ऑफ ऑल होल नंबर, मतलब जीरो एंड नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर्स। z प्लस या फिर i प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। z माइनस या फिर i माइनस सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। q इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। t इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर एंड r इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो इन सब सेट को आपको याद रखना है। देखो अभी मैं आपको इधर से अलग से बनाकर दिखाऊंगा, फिगर में एक चार्ट बनवाऊंगा आपको, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। फिलहाल आपको इनके नोटेशन याद रखना है, नोटेशन कि n मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, z या फिर i सेट ऑफ ऑल इंटीजर, w मतलब सेट ऑफ ऑल होल नंबर, z प्लस या i प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, z माइनस या फिर i माइनस सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, q इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, t इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर एंड r इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक। अब जरा उधर आ जाओ। वैसे ही सब बातें मैंने आपको 9 10 में बहुत अच्छी समझाई भी है, फिर भी आपको मैं यहाँ पे एक बार बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास होता है रियल नंबर, रियल नंबर। अब आपको यहाँ पे समझते रहना है जरा ध्यान से कि रियल नंबर किन्हें कहते हैं, रियल नंबर किन्हें कहते हैं। अगर हम एक नंबर लाइन बनाए, अगर हम एक नंबर लाइन बनाए तो यहाँ पर 0, ये हो गया मेरे पास में कितना 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4, इधर को भी। तो जो हमको यहाँ दिखाई दे रहे हैं फिलहाल 1 2 3 4 5 6 7 8 टू इन्फिनिटी एंड 0, और इधर को नेगेटिव वाले, ये सब जो दिख रहे हैं आंखों को, जो आंखों को दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं इंटीजर्स। ध्यान रहे, इनको बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स, ठीक। क्या बोलेंगे इनको हम, इंटीजर। अब इंटीजर में हमने कैटेगरी बना दी कि जो ये वाले इंटीजर हैं ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये नेचुरल नंबर भी है। इनमें 0 ले लिया तो ये बन गया होल नंबर, ये लिए तो बन गए ये नेगेटिव इंटीजर्स। अच्छा, अब बात आती है पहले रियल नंबर्स की, पहले बात करूंगा रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स में अगर मैं कहूँ कि 1 और 2 के बीच कितने नंबर हैं, तो देखो 1 और 2 के बीच इनफाइनाइट नंबर है। पहले मैंने आपको समझाया है बहुत 9th में 10th में, क्योंकि 1.1 भी नहीं पड़ेगा, 1.23 भी नहीं पड़ेगा, 1.789 भी नहीं होगा। इस तरह के इनफाइनाइट नंबर इस इंटरवल में मौजूद है, और ऐसे ही इन सभी में मौजूद है, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी। तो जो नंबर इन इंटरवल्स के बीच में मौजूद है पॉइंट्स वाले और जो दिख रहे हैं, इन सबको मिला के बनता है रियल नंबर। मतलब रियल नंबर में जो दिख रहे हैं वो भी हैं, और जो नहीं दिख रहे हैं, जो इस इंटरवल के बीच में आ गए पॉइंट वाले, जो खुद भी इनफाइनाइट्स हैं, उन सबको मिला के बनता है रियल नंबर। तो ठीक है, तो ये इसमें तो क्या बोलते हैं, रियल नंबर लाइन। ये दुनिया के सब नंबर इसी के ऊपर होते हैं, ये सब रियल नंबर ही होते हैं। एन नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, सारे नंबर होते रियल नंबर ही हैं, ठीक। तो अभी मैं आपको इधर समझाता हूं, वैसे तो ध्यान से देखना जरा, पहले ही समझाया हुआ है वैसे मैंने आपको 9th 10th में। रियल नंबर्स, अब मैंने क्या किया, रियल नंबर्स की 2 कैटेगरी बनाई। एक मैंने कैटेगरी बनाई बिना पॉइंट वाले, जिसमें पॉइंट नहीं लगता, बिना पॉइंट वाले नंबर, और एक मैंने इधर लिख दिए पॉइंट वाले नंबर। भाई नंबर या तो पॉइंट वाला होगा या बिना पॉइंट वाला होगा। फ्रैक्शन को भी मैं पॉइंट में काउंट कर रहा हूं,
अगर फ्रैक्शन लिखा हुआ है ना 4/5 तो आएगा तो डिवाइड करके पॉइंट में ही, तो वो ये कहाँ जाएगा, पॉइंट वाले में। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, बिना पॉइंट वाले, बिना पॉइंट वाले मतलब मैं इनकी बात कर रहा हूँ इस तरह की, अगर फ्रैक्शन है तो पॉइंट वाले में मानी जाएगी। अब बिना पॉइंट वाले में ये सब आ गए, अब सुनो, बिना पॉइंट वाले में ये सब आ गए, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब कैसे आ गए, बिना पॉइंट वाले। इनमें जो दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब आई हैं, इंटीजर है सब के सब। जो ये इतने हैं इसको आप पॉजिटिव इंटीजर यानी कि आई प्लस कह सकते हो, जेड प्लस भी कह सकते हो, एन भी यही है, नेचुरल नंबर भी यही है, ध्यान से रखना, एन भी वही है 1 2 3, आई पॉजिटिव जेड पॉजिटिव भी वही है। ठीक, और आई ये सारे ही हैं, तो मैंने आपको एन बता दिया, एन मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, आई प्लस और जेड प्लस, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर बता दिया, आई सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स या फिर जेड, या फिर जेड, ये भी सब इसके अंदर आ गए। ठीक, अब अगर जीरो को इंक्लूड कर दूं, जीरो को इंक्लूड कर दूं तो सेट ऑफ होल नंबर 0 1 2 3 4, दिस इज होल नंबर। तो पहले बता दो, एन नेचुरल नंबर समझ में आ गया होगा, जेड और आई भी समझ में आ गया, जेड और आई ये सारे जेड और आई ही हैं, डब्ल्यू जीरो के साथ नेचुरल नंबर को ले लेंगे तो बन जाएगा होल नंबर, जेड प्लस और आई प्लस जो नेचुरल नंबर है वही होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स भी। अब आगे जेड नेगेटिव और आई नेगेटिव, ये वाले जो नेगेटिव वाले हैं, जो नेगेटिव वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, जेड नेगेटिव या फिर आई नेगेटिव। ये बात नोट कर लेना जरूर, जेड नेगेटिव और आई नेगेटिव। तो ये सब मैंने आपको बता दी। तो मतलब कहने का क्या हुआ कि ये सारे के सारे बिना पॉइंट वाले नंबर होते हैं, होते ये रियल ही है, पॉइंट वाले भी रियल होते हैं, बिना पॉइंट वाले भी रियल होते हैं। अब वो एन हो, जेड प्लस हो, आई प्लस हो, होल नंबर हो, नेगेटिव हो, कैसा भी हो, होते रियल ही है सारे के सारे। ठीक है, तो अभी पहले मैंने आपको पॉइंट वाला बिना पॉइंट वाला बताया, अब बताता हूं पॉइंट वाला। पॉइंट वाले में आएंगे ये दो कैटेगरी, रेशनल और इरेशनल। पहले जरा ये बात नोट कर लेंगे सभी, और इनको बकायदा लिख लेंगे कि एन में कौन कौन होते हैं 1 2 3, जेड प्लस में कौन कौन है, आई प्लस भी वही है, होल नंबर में 0 भी आ जाएगी साथ में। ठीक है, तो इन सबको हम क्या बोलेंगे, बिना पॉइंट वाले नंबर। मतलब मैंने आपको अलग अलग इंडिविजुअली बता दिया है, आई क्या है, जेड क्या है, आई प्लस आई माइनस वगैरह वगैरह बता दिए हैं, नोट करेंगे तुरंत। अब देखते हैं पॉइंट वाले नंबर। अब पॉइंट वाले नंबर में फिर से बन जाती है 3 कैटेगरी, थोड़ा सा इधर कर दू इसको, इधर जाते हैं। पॉइंट वाले नंबर में आ जाती है 3 कैटेगरी। कितनी कैटेगरी आ जाती है भैया, 3 कैटेगरी। पहली, दूसरी, बिना पॉइंट वालों में, सॉरी पॉइंट वालों में 3 कैटेगरी। आपने क्लास 9th में पढ़ा था, मैंने आपको क्लास 9th में बताया था, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब जिसको हम डिवाइड करेंगे, मान लो कि लिखा हुआ है 5 और 4/5, डिवाइड करेंगे और उसकी डिवाइड खत्म हो जाएगी। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना, रुक जाना। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब बताया हुआ है 9th में वैसे तो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसमें क्या होगा, फ्रैक्शन लिखी होगी, उसको हम डिवाइड करेंगे 10/3, ये टर्मिनेट तो होगा नहीं, चलता रहेगा, लेकिन रिपीट होगा यहाँ पे ऐसे। ठीक, एक होता है दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना ही तो टर्मिनेट होगा और ना ही रुकेगा। ठीक, तो नंबर जो है अब आपका अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला है इस तरह का है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला है मतलब इस तरह का है, इन दोनों को ही बोलते हैं क्या, रेशनल नंबर। इन दोनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, जो किस फॉर्म में होते हैं, P/Q की फॉर्म में, और जहां पर P जो किस फॉर्म में होते हैं, P/Q की फॉर्म में, और जहां पर P और Q क्या होते हैं, इंटीजर। देखो अब मैंने सिंबल बना दिया ये वाला, P और Q बिलोंग्स टू I, समझ गया अब से लगा, मतलब P और Q बिलोंग्स टू I, मतलब P और Q किससे बिलोंग करेंगे, I से, I मतलब इंटीजर से। जब हम क्लास 9th में थे और 10th में थे तब हम यहाँ पर लिखते थे वेयर P और Q आर इंटीजर्स, लैंग्वेज में लिखते थे, अब से नहीं लिखेंगे, अब से सिंबल लगाएंगे, P और Q बिलोंग्स टू I मतलब इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, और साथ साथ Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो पॉइंट वालों में टर्मिनेटिंग डेसिमल भी आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला भी आएगा, तो इन दोनों को ही बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, चाहे वो टर्मिनेटिंग वाला हो
चाहे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला हो, बोल जाएगा रेशनल नंबर, और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। पी और क्यू इंटीजर्स होंगे, क्यू जीरो नहीं होगा। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, उसको हम बोलते हैं इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर जो मोस्टली रूट की फॉर्म में होते हैं, रूट के अंदर प्राइम नंबर, रूट 2, रूट 3, रूट 7 या फिर 5। ये सब मैंने आपको पढ़ा रहा है नाइन्थ टैब में, आप चाहो तो वीडियो यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वैसे भी यहाँ पर इनकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है, फिर भी मेरा काम था कि मैंने आपको हर एक सेट के बारे में बता दिया है। तो क्यू मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर, क्यू का मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर, टी मतलब सेट ऑफ इररेशनल नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होंगे, और सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर मतलब ये सारे नंबर, पॉइंट वाला, बिना पॉइंट वाला, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, कैसा भी हो, इंटीजर, नेचुरल नंबर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, होल नंबर, कैसा भी नंबर हो, सब होते रियल ही है। ये भी आप लोग याद रखें। कुछ लोगों को लगता है कि नेगेटिव नंबर रियल नंबर नहीं होते, लेकिन सब नंबर रियल नंबर होते हैं। एक नंबर होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हम आपको थोड़ी 3-4 साल के बाद में पढ़ाएंगे भी, फिलहाल हमको वहां पे नहीं जाना है, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना, एन, जेड, आई, डब्ल्यू, जेड प्लस, आई प्लस, ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आज। एक एन, जेड, आई, डब्ल्यू, जेड प्लस, आई प्लस, और कौन सा, जेड माइनस और आई माइनस, इन सभी सेट को हम रोस्टर फॉर्म में भी, रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। इनको हम रोस्टर फॉर्म में, इनको हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। रोस्टर फॉर्म मतलब ऐसे, कैसे, इनको हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे मतलब, मैंने कहा एन है भाई, तो एन का लिख सकते हैं ना एन को, 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, के बाद क्या आएगा 4। अगर आपने कहा कि भैया क्या 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 दूं मैं, डब्ल्यू, होल नंबर को भी लिख सकते हैं, इंटीजर्स को भी लिख सकते हैं। हम इन नंबर्स को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जो ये बचे कौन कौन से, रेशनल नंबर वाला, इररेशनल वाला और रियल नंबर, इनको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि क्योंकि हमको जस्ट अगला वाला नहीं पता होता, इसलिए। तो क्योंकि हमको अगला, मान लो कि चलो मैं बताता हूं आपको, थोड़ी सी जगह बना दूं क्या, ये तो आपने लिख लिया, इधर लिख देता हूं। देखो एक के बाद मतलब कि पहला नेचुरल नंबर क्या है 1, तो अगला क्या होगा 2, अगला क्या होगा 3। लेकिन रियल नंबर में ऐसा नहीं होगा। अगर एक रियल नंबर 1.1 है ना, तो आप अगला रियल नंबर बताओ क्या होगा, 1.2 नहीं, क्योंकि 1.1 और 1.2 के बीच इनफाइनाइट है। अगर कोई कहता है कि सर 1.11 होगा नेक्स्ट, तो मैं कहूंगा कि 1.1 और 1.11 के बीच भी इनफाइनाइट नंबर मौजूद है। ऐसे ही होता है क्यू में, रेशनल नंबर का भी यही प्रॉब्लम है कि हमको अगर पहला रेशनल नंबर पता है 4/5, तो अगला हमको नहीं पता, क्योंकि अगला, क्योंकि 4/5 और जो भी हम इससे अगला बताएंगे ना, उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर मौजूद है। तो इसलिए हम रेशनल नंबर, इररेशनल नंबर और रियल नंबर्स के सेट को स्पेशली रोस्टर फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते। तो ये हमने आपको सभी एन, जेड, आई, डब्ल्यू, आई प्लस, जेड माइनस, आई माइनस, आर, टी और क्यू, सारे सेट बारे में बता दिया है। अब आपका काम है इन सभी सेट को अच्छी तरह पढ़ लेना, और इस वीडियो में जितनी भी तमाम बातें बताई गई हैं, इन सभी बातों को एक बार अच्छे से नोट्स बना लेना, उनकी तैयारी कर लेना, क्योंकि अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके पहले एग्जाम्पल्स करेंगे, और फिर एग्जाम्पल्स के बाद हम एक्सरसाइज को करेंगे और कंटिन्यू चैप्टर को करते चले जाएंगे। हमारा आपको तरीका पता ही होगा, अगर आपने 10th क्लास में वीडियोस देखी हैं, तो इंट्रोडक्शन में हम चैप्टर की पूरी थ्योरी, पूरा कंसेप्ट, फॉर्मूले, डेरिवेशन वगैरह कंप्लीट करते हैं। और अगर वीडियो छोटी है तो एग्जांपल भी हम इंट्रोडक्शन में ही कवर करते हैं, अगर वीडियो बड़ी हो रही है तो फिर एग्जांपल हम अलग से करते हैं। और सॉल्यूशन वीडियो में हम सिर्फ सॉल्यूशन ही बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे 11th क्लास में हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको बताना जरूरी है, जो 10th क्लास से आ रहे हैं उनको सब कुछ पता है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो सबसे पहले आपको देखनी है, सबसे पहले सॉल्यूशन वीडियो आपको कभी भी पहले नहीं देखनी है। इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के बाद ही आपको सॉल्यूशन वाली वीडियो पर जाना है, क्योंकि सॉल्यूशन वाली वीडियो में सिर्फ एक्सरसाइज का आपको सॉल्यूशन ही मिलेगा, ठीक है। एग्जांपल्स वीडियो में आपको सिर्फ एग्जांपल्स का सॉल्यूशन मिलेगा, और इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको पूरे चैप्टर के पूरे जो भी टॉपिक है हमारा, उसका पूरा क्या कहते हैं कि कंसेप्ट वगैरह मिलेंगे। और अगर वीडियो छोटी है तो एग्जाम्पल में कभी कभी उसमें बना देता हूँ, अदरवाइज अलग से, ठीक। तो इन सभी बातों को पढ़ लेंगे, और जैसा भी आपने फील किया है कमेंट्स जरूर करके बताएंगे, अच्छा लगा है या बुरा लगा है। और जितना ज़्यादा हो सकता है इन वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे इफेक्टिव स्टडी के लिए। और
अगर कोई भी डाउट अगर डाउट है तो आप मेरे को कमेंट्स करके जरूर बताना, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 एग्जांपल्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।